अगर आप ज़्यादा सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है, मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप की फ़ोटो भेज सकता हूँ। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर ज्वाइन कर लें। बाकी कुछ लोग मुझे ये भी बात और ये क्या हो गया अरे तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो जो आपकी सैलरी में से टैक्स कटता है, सबसे पहले तो वो जो चीज़ कटती है वो होता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो आप दुनिया में कर रहे हो, यहाँ के आप टैक्स रेजिडेंट हो। इससे क्या आपको फ़ायदा मिलता है? अगर किसी की फॉर एग्ज़ाम्पल 1000 यूरो सैलरी है, तो वो बंदा अगर आप फुल टाइम कोई जॉब कर रहे हो तो एक दिन का आपको 6 यूरो के करीब उसमें ऐड होता है पूरे महीने का, हर दिन का 6 यूरो। और ट्रांस टाइम अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो दिन के टाइम के हिसाब से रात के 10 बजे के बाद उसकी वो थोड़ी ज़्यादा होती है अगर आपको आवरली मिल रही है। तो लेट से अगर आपको 5 यूरो या 6 खर्चे तो फिक्स्ड होते हैं जो आपको हर महीने करने ही पड़ते हैं, जैसे कि घर का रेंट देना है, फ़ोन का बिल है, घर का ही है, और मैं डालता रहूँगा। आई होप ये मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है। तो बस आप एक बार सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दें, ताकि जब भी मेरी वीडियो आए तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कभी भी मेरी वीडियोस को मिस ना कर सको। कमेंट। नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करेंगे जो स्लोवेनिया में आपको सैलरी मिलती है या मिलने वाली है, उसमें से टैक्स कितना कटता है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है जो सभी मेरे से पूछ रहे हैं, तो इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। बाय द वे, आज मैं थोड़ा बाहर घूमने आया हूँ अपने डॉग को घुमाने। आप देख सकते हो जो आपको सैलरी कंफर्म मिलती है स्लोवेनिया में, वो मिनिमम 1270 यूरो से शुरू होती है, जो कि आज की डेट में स्लोवेनिया की मिनिमम सैलरी भी है। आप गूगल पे जाकर चेक कर सकते हो। तो बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है कि जब आप स्लोवेनिया के लिए अप्लाई करते हो तो आपकी सैलरी कितनी आपको मिलेगी टैक्स कटने के बाद, क्योंकि मोस्टली लोग ये सोचते हैं कि शायद टैक्स कटने के बाद 700-800 यूरो ही मिलेगा। तो आज हम वो क्लियर कर देंगे। तो जो आपकी सैलरी में से टैक्स कटता है, सबसे पहले तो वो जो चीज़ कटती है वो होता है आपका इनकम टैक्स। इनकम टैक्स तो आप दुनिया में हर जगह पे करते हो, जहाँ पर आप जॉब करते हो या आपकी कंपनी होती है या कुछ भी होता है आप अर्न करते हो, उस पर आपको इनकम टैक्स तो पे करना ही पड़ता है। उसके बाद आपकी सैलरी में से जो एक चीज़ कटती है वो होती है आपकी पेंशन की कुछ परसेंटेज। वो बहुत ही कम होती है, आई मीन वो आप हिसाब लगा लो 1-2%, 5% ऐसे होती है, वो कोई ज़्यादा नहीं होती। तो वो कटती है। थोड़ा मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो इनकम टैक्स होता है उसकी परसेंटेज वेरी करती है 15% से लेकर 25-27% के बीच। लेकिन जब आप स्लोवेनिया में आ जाते हो तो आप इसको घटा सकते हो। अगर आप स्लोवेनिया में टैक्स रेजिडेंसी अप्लाई कर दो, ये एक तरह की रेजिडेंसी होती है, जिसका मतलब होता है कि आप सिर्फ स्लोवेनिया में ही टैक्स पे कर रहे हो, यहाँ के आप टैक्स रेजिडेंट हो। इससे क्या आपको फ़ायदा मिलता है? अगर किसी की 1000 यूरो सैलरी है तो वो बंदा अपनी अगर टैक्स रेजिडेंसी अप्लाई कर चुका है तो उससे उसको ये फ़ायदा हो जाएगा कि वो अपनी सैलरी में से कम परसेंटेज ही इनकम टैक्स देगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि जब आपको आपकी सैलरी मिलती है तो वो आपको, अगर लेट से आपकी कॉन्ट्रैक्ट में 1200 लिखी है, तो तकरीबन 1000 यूरो के करीब टैक्स वैक्स काट के परसेंटेज जो कम होती है उसके हिसाब से 1100 के करीब आपको मिलती है। प्लस आपकी सैलरी में फूड और जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो भी ऐड होता है। इनको आप इंसेंटिव्स कह सकते हैं। जैसे कि फ़ूड ये होता है कि आपको स्लोवेनिया के लॉ के हिसाब से अगर आप फुल टाइम कोई जॉब कर रहे हो तो एक दिन का आपको 6 यूरो के करीब उसमें ऐड होता है पूरे महीने का, हर दिन का 6 यूरो। और जो ट्रांसपोर्टेशन है वो डिपेंड करता है कि जो आपके घर से आपके काम तक की दूरी है उसमें कितने किलोमीटर है, उसके हिसाब से वो कैलकुलेट होता है। वो भी तकरीबन मतलब 5-6 यूरो पर डे का बन ही जाता है अगर आप 3-4 किलोमीटर दूर रहते हो। तो ये सब मिलाकर आपको आपकी सैलरी मिलती है, टैक्स वगैरह ये सब काट कर, जो आपके बैंक अकाउंट में आती है। इसके अलावा आपके एम्प्लॉयर को भी कुछ कॉस्ट पड़ता है जो कि उसको पे करना पड़ता है, वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है, उसमें हम नहीं जाते क्योंकि उसमें आपका कोई लेना देना नहीं है उसमें। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे आप थोड़ा कन्फ्यूज़ हो जाते हो कि जी यहाँ पर आपको फिक्स सैलरी मिलती है या आवर के हिसाब से मिलती है। देखिए, जो लॉ कहता है वो ये कहता है कि आपको आवर के हिसाब से सैलरी मिलेगी, लेकिन अगर आप अपने मालिक के साथ एग्रीमेंट में हैं, जिसका मतलब ये है कि आप फिक्स सैलरी भी ले सकते हैं। एक चीज़ मैं और इसमें ऐड कर देता हूँ कि जो आपकी सैलरी होती है वो रात के टाइम अगर आप कोई जॉब कर रहे हो तो दिन के टाइम के
हिसाब से रात के 10 बजे के बाद उसकी वो थोड़ी ज़्यादा होती है अगर आपको आवरली मिल रही है। तो लेट से अगर आपको 5 यूरो या 6 यूरो दिन का मिल रहा है तो रात को आपको 7 या 8 यूरो मिलना चाहिए। अब मैं आपको इसमें थोड़ा ये भी बता देता हूँ कि ओवर टाइम का क्या हिसाब होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं कि सर हम ओवर टाइम का क्या करें। तो ये जो आपको पीछे डॉग्स भौंकते हुए सुन रहे होंगे आप, ये इसलिए भौंक रहे हैं क्योंकि हमारा ये जो खूबसूरत सा डॉगी है इसको देखकर वो भौंक रहे हैं। ओवर टाइम देखिए ऐसे होता है कि जैसे आपके 160 घंटे एक महीने के बनते हैं काम करने के, ठीक है, तो आपको 160 घंटे काम करना पड़ता है। उसके बाद जो भी आप घंटे लगाते हो वो ओवर टाइम में गिने जाते हैं। और यस, ओवर टाइम के पैसे आपको ज़्यादा मिलते हैं नॉर्मल सैलरी से। अब एक चीज़ है जो सब पूछते हैं मेरे से कि जी ओवर टाइम कैश हम ले सकते हैं। देखिए ओवर टाइम कैश नहीं मिलता, आपको अकाउंट में ही मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर स्लोवेनिया में कोई ऐसी जॉब नहीं है जिसमें आपको कैश मनी मिले, सब कुछ अकाउंट में मिलेगा। तो आप ये चीज़ों में मत घुसें क्योंकि इससे आपको ही प्रॉब्लम होगी फ्यूचर में। बाकी कुछ लोग मुझे ये भी बात और ये क्या हो गया अरे तो ऐसा भी हो जाता है कभी कभी। तो अब बात कर लेते हैं कि खर्चे वर्चे कितने होते हैं स्लोवेनिया में। जैसे कि अगर 1000 यूरो किसी को सैलरी मिली है तो खर्चे कितने होते हैं। तो देखिए खर्चे तो ऐसे होते हैं कि कुछ खर्चे तो फिक्स्ड होते हैं जो आपको हर महीने करने ही पड़ते हैं। जैसे कि घर का रेंट देना है, फ़ोन का बिल है, इलेक्ट्रिसिटी का बिल हो गया, पानी का बिल हो गया, या और भी कुछ है, ये तो फिक्स होते हैं। अगर आप किसी बड़ी सिटी में रहते हैं तो 200-250 यूरो के करीब ये खर्चे आते हैं अगर आप प्राइवेट में रहते हो। लेकिन अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो ये चीज़ें थोड़ी कम भी हो जाती हैं। तो ये तो हो गया फिक्स्ड कॉस्ट। तो ये तो बात हो गई फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर। अब बात करते हैं कि इसके अलावा एक्स्ट्रा कॉस्ट कौन कौन से आ सकते। देखिए जितनी आपकी बड़ी ज़रूरतें होंगी उतने ही ज़्यादा कॉस्ट होंगे। यदि आप शॉपिंग के शौकीन हैं तो आपके ज़्यादा खर्चे बढ़ेंगे। अगर आप खाने पीने के शौकीन हैं, रेस्टोरेंट में ज़्यादा खाते हैं तो वहाँ पर खर्चे ज़्यादा होंगे। देखिए मैं तो रेकमेंड करता हूँ कि अगर आप घर में ही खाना बनाएं तो इट इज़ बेस्ट, बिकॉज़ उससे आपके पैसे भी बचेंगे। अब मैं थोड़ी सी बात करना चाहता हूँ कि आप अपनी एक जॉब के अलावा और कौन सी जॉब करके ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। देखिए अगर आप एक्स्ट्रा काम करना चाहते हो, आप डिलीवरी की जॉब्स में काम कर सकते हो, लेकिन आप वो तभी कर सकते हो जब आप 3 साल यहाँ रहोगे और एलिजिबल हो जाओगे एक छोटी कंपनी खोलने के लिए, जो कि आपकी अपनी कंपनी होगी। और उसमें आप इवनिंग टाइम के ऊपर डिलीवरी का काम कर सकते हैं। जैसे कि जब भी आपको टाइम मिला, अगर आपकी रात को जॉब है तो दिन में कर सकते हो, दिन की में जॉब है तो शाम को कर सकते हो। इससे आप एक्स्ट्रा कमा सकते हो। लेकिन आपको एक बात का भी ख्याल रखना पड़ेगा कि अगर आप एक्स्ट्रा एक जॉब साथ करोगे ना लीगली, तो आपका टैक्स भी ज़्यादा कटेगा। तो आपको तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि अगर आप करना भी चाहते हो तो थोड़ा कैलकुलेशन के हिसाब से ही कर। अगर आप ज़्यादा सैलरी के बारे में जानना चाहते हैं कि कैलकुलेशन कैसे होती है, मैं आपको अपनी सैलरी स्लिप की फ़ोटो भेज सकता हूं। आप मेरी वेबसाइट पे जाकर ज्वाइन कर लें, और जब आप वहां पर जाओगे तो वहां पर जाकर आप डॉक्यूमेंट रिव्यू का एक ऑप्शन आता है वो सेलेक्ट कर लें, और मैं वहाँ पर आपको वो एज ए एग्ज़ाम्पल भेज दूँगा और आप उससे कैलकुलेट कर सकते हैं आने से पहले कि सैलरीज़ मिलती कैसे हैं, यहाँ पर कैलकुलेट कैसे होती हैं। बाय द वे आपके कॉन्ट्रैक्ट में तो वो सब लिखा ही होता है, लेकिन आपके पास एक रियल प्रूफ आ जाएगा कि वो सैलरीज कैलकुलेट कैसे होती हैं। अब मैं आपको मोटा मोटा थोड़ा सा बता भी देता हूँ कि देसी लैंग्वेज में कि जो आपका टैक्स काट कूट के अगर किसी की सैलरी 1270 यूरो लिखी हुई है तो कम से कम 1000 से लेकर 1150 यूरो के बीच आपको सैलरी मिलनी चाहिए, सब काट कूट कर और सब ऐड कर कर। तो देसी लैंग्वेज में ये बात होगी। और आज की डेट में तो यूरो का तो प्राइस भी बहुत ज़्यादा है, तो इतनी सैलरी तो आपको मिनिमम मिलनी चाहिए अगर आप एक मंथ फुल टाइम जॉब कर रहे हो, और ओवर टाइम तो एक्स्ट्रा ही होता है। इसमें मैं थोड़ा स्टूडेंट का भी ऐड कर देता हूँ कि स्टूडेंट की सैलरी कैसे कैलकुलेट होती है। देखिए स्टूडेंट की सैलरी आती है स्टूडेंट सर्विसेज के थ्रू। जहाँ पर भी आप काम करते हो वहाँ का ओनर पहले स्टूडेंट सर्विस को आपकी सैलरी भेजता है, तो स्टूडेंट सर्विस आपकी सैलरी में से टैक्स कैलकुलेट करके फिर आपके बैंक अकाउंट में वो सैलरी भेजते हैं। वो एक बहुत ही सेपरेट सिस्टम है, उसका वर्क परमिट की सैलरी से कोई लेना देना नहीं है। तो उस पर तो हम बात कभी जब स्टूडेंट के ऊपर हम वीज़ा वगैरह की बात करेंगे तो तब मैं उसमें बात ये ज़रूर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और आपकी जो सैलरी टैक्स वाला जो ये आपका क्वेश्चन बार बार आता है वो आपका क्लियर हो गया हो। तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें और शेयर कर दें ताकि बाकी लोगों को भी इस इन्फॉर्मेशन के बारे में पता लगे। और मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें क्योंकि मेरे चैनल पर हर वीक में वीडियोज़ आ रही हैं और मैं डालता रहूँगा। आई होप ये मेरी वीडियो से आपकी हेल्प हो रही है। तो बस आप एक बार सब्सक्राइब कर दें चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कर दें ताकि जब भी मेरी वीडियो आए
तो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिल जाए और आप कभी भी मेरी वीडियोस को मिस ना कर सको। कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो के नीचे, मैं हर एक कमेंट का जवाब देने की कोशिश करता हूँ। क्या पता आपकी कोई स्ट्रेस है या आपका कोई क्वेश्चन है जिसका आंसर नहीं मिल रहा, आपका एक कमेंट जब आप मेरे वीडियो के नीचे डालोगे और क्या पता मैं उसका जवाब दे दूँ और आपकी स्ट्रेस या क्वेश्चन वो सॉल्व हो जाए। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।